हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बातें करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल लगता है। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और इस चैप्टर की बात कर दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की तरफ और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट में। दैट्स वाई ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है कि ये चैप्टर सुनते ही आदमी का हार्ट बीट, मतलब अगर देखा जाए ना बच्चों, ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब इधर मूल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ मैटर, ये केमिकल काइनेटिक्स, ये तो बेस है। ये तो बेस है, चलो ठीक है, इधर का नहीं आया तो दिक्कत है तो भी, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ से जो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। अगर ये चैप्टर नहीं आया तो वो चैप्टर नहीं आ सकता, दूसरा चैप्टर नहीं आया तीसरा चैप्टर नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया यहाँ पे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते, बहुत अच्छे माइंडसेट से आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस सुनना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से क्या होते हैं, क्या यहाँ पे बात नहीं होता। बच्चों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे कैसे जीरो हो जाते हैं। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो चलो ऐसे बातों से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन अब मुझे दिखाना है, ठीक है। तो भैया चलो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन हम लोग जिस तरह अभी तक मूल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स लेते हंसते हुए खत्म किए हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी इस चैप्टर को काफ़ी हंसते हुए खत्म करेंगे। चलो एक ओवरव्यू दे देते हैं भाई, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग किस तरह पढ़ेंगे। तो एक बात बता दिया जाए भाई बच्चों को, देखो थर्मोडायनेमिक्स की बात कर दी जाए, ये दो दो पार्ट में क्लासिफाई है। एक थर्मोडायनेमिक्स है, एक थर्मोकेमिस्ट्री है, ठीक है बच्चों। एक थर्मो डायनेमिक्स है, दूसरा है थर्मोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे जितनी भी बेसिक बेसिक बातें होंगी, सारी बेसिक चीज़ें हैं, हीट क्या है, एंट्रोपी क्या है, बहुत सारी बातें अभी जानने को मिलेंगी। और यही बेस होता है। अगर इसी बेसिक टर्म, काफ़ी बेसिक टर्म है, अभी मालूम पड़ जाएगा क्या बेसिक टर्म है, काफ़ी बेसिक टर्म है। फिर इसमें आता है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारे लॉज होते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोपी आती है। काफ़ी चैप्टर इंटरेस्टिंग बनने वाला है भैया। यहाँ पे सारे एप्लीकेशन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, सारे एप्लीकेशन पढ़ने होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। तो भैया ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छे समझने वाला चैप्टर है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर, ठीक है बच्चा। चलो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हम लोग फोकस करेंगे, आज जो मतलब आज का जो लेक्चर होगा सारा बेसिक टर्म पे हो जाएगा, ठीक है। कल जो होगा हम लोग लॉज पे आएंगे, किस तरह लॉज है, काफी ब्रॉड चैप्टर है। तो अभी बातों से हटाते हैं, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमने एक ओवरव्यू दे दिया है, अब स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा भैया, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, ये थर्मो थर्मो मतलब यहाँ से मालूम पड़ता है सर कहीं ना कहीं थर्मल की बात कर रहा है, और थर्मल मतलब हीट कंडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये ब्रांच ऑफ साइंस होता है, डैश डील विद, ये किससे डील करता है। अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स की बात की तो वहां पे रेट से डील कर रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन से डील कर रहा था, रिएक्शन की रेट क्या थी। अब ये डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब मोशन, और थर्मो मतलब हीट के मोशन से यहाँ पे बातें होंगी। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट का मोशन, किस तरीके से हीट एक्सचेंज हो रहा, कैसे हीट मोशन करेगा। हीट मोशन करने का मतलब यहाँ नहीं है कि दो, जिस तरह फिजिक्स में आप जानते हो दो ट्रेन जा रही है वैसे मोशन, स्ट्रेट लाइन नहीं, वो सारे मोशन नहीं, यहाँ पे हीट का मोशन हो रहा है, थर्मल चीजों का मोशन हो रहा है। अब वो देखते हैं किस तरीके से
एक्सचेंज होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स डैश डील विथ, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है थर्मोडायनेमिक्स जो डील करता है वो हीट से डील करता है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ हीट, या तुम बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट। ये सारे से जो हीट की जितनी भी बातें होंगी सारे थर्मोडायनेमिक्स से ही बातें स्टार्ट होंगी। जिस तरीके से हीट एक्सचेंज होता है, जिस तरीके से हीट एक्सचेंज होता है, फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी, जितनी भी बातें होंगी सारे हमारे थर्मोडायनेमिक्स से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी बोलो या स्पॉन्टेनिटी बोलो, जो भी बोलना है, ये सारी बातें हमें थर्मोडायनेमिक्स से ही मालूम पड़ती है। जिस तरीके से हमारा हीट मोशन कर रहा है, जिस तरीके से हीट निकल रहा है। अब चलो देखो बच्चों, मैं पहले बता रहा हूँ, हम नोट्स ज़्यादा नहीं बनाने पे प्रेफर करेंगे। हम जो है मेन मुद्दा मतलब मेन तौर से बढ़िया से समझाने का प्रयास कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो कोई भी चीज हो, जैसे कि मान लो अब ये चीज इमेजिन करो अपने से। ठीक है, मान लो कोई भी यहाँ पे मान लो कोई भी पेन हो जाए, मान लो टी पेन। टी पेन आपने सुना है? हाँ सर, टी पेन सुना है। इसमें 3 लोड का होना बहुत जरूरी होता है। एक सिस्टम का होना जरूरी होता है, एक सराउंडिंग का होना जरूरी होता है, और एक जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वो होता है वॉल। तो जरा हम अच्छे से ही बढ़िया से तुम्हें बताते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कोई सिस्टम है, मान लो ये कोई सिस्टम है। ठीक है, मान लो ये कोई सिस्टम है। ठीक है, मान लो टी पेन। अब देखो हीट की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं हीट वाली ही बात हो रहा। ये हो जाएगा मान लो कोई सिस्टम है, ये हो जाएगा मान लो कोई भी सिस्टम हो रहा। अब इस पे हम जब हीट कंडक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो वेपर्स निकलेंगे, जो वेपर्स निकलेंगे बच्चा, वो सराउंडिंग में जाएंगे। अरे यार सुनो, कभी भी चाय पीते हो? हाँ सर पीते हैं। कभी कभी मम्मा ने कभी चाय ले आई? हाँ ले आई है, गर्म चाय देते हो। जब उस पर वेपर्स निकलते हुए देखते हो, क्या देखते हो? जो टी होता है, ये तो ये सिस्टम है। चाय जो क्या नाम है कप होता है, उसके अंदर जो होता है वो चाय होता है। चाय तो एक सिस्टम हो जाए, लेकिन जो वेपर्स निकल रही हैं वो सराउंडिंग तो अफेक्ट कर रही हैं। डैश वाई, ये तो एक सिस्टम हो जाए, ये सिस्टम हुआ। अब यहाँ से जो वेपर्स निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी? सर वेपर्स जो निकलेंगी वो सराउंडिंग में जाएंगी, मतलब ये सिस्टम हो जाए। और जो सिस्टम की वजह से जिसे इफेक्ट हो रहा है, मतलब देखो सिस्टम में क्या है? हीट, हीट है। मान लो इसमें, अब सिस्टम तो एक एग्जांपल से मानो ये सिस्टम तो है। अब मान लो इसमें टी है, मान लो ये गर्म चाय है। इसकी वजह से जो वेपर्स निकलेंगी, जो वेपर्स निकलेंगी कहाँ जाएंगी भैया? सराउंडिंग में। ये जाएंगी सराउंडिंग में। ठीक है, ये जाएंगी सराउंडिंग में। और भैया जब सराउंडिंग में जाएंगे तो ये जो सिस्टम की वजह से सराउंडिंग इफेक्ट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। मतलब ये इफेक्ट किससे हो रहा है? जो ये सराउंडिंग है ये इफेक्ट किससे हो रहा है? ये सिस्टम से इफेक्ट हो रहा है। मतलब ये इफेक्ट बाय सिस्टम, अफेक्टेड बाय सिस्टम, बाय सिस्टम दैट इज नोन एज द सराउंडिंग। और सिस्टम क्या होता है? जहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, ये सिस्टम है। जो उसके हीट वेपर निकल रहे हैं ये सिस्टम तो अफेक्ट कर रहे हैं। अब देखो जैसे मान लो लेट एग्जांपल तुम्हें मैं बता रहा हूं, जैसे ये चाय की कप है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जब चाय था तो ये सिस्टम था, इसकी वजह से जो वेपर्स निकल रहे थे वो सराउंडिंग में जा रहे थे। हाँ सर जा रहे थे, लेकिन ये बात बताओ सिस्टम, सिस्टम मतलब चाय अंदर है, हाँ है अंदर है,
और सिस्टम बाहर है, मतलब सराउंडिंग हमारे इन्वायरमेंट है। हाँ, मतलब इन्वायरमेंट और सिस्टम तो सेपरेट करने वाला कोई वॉल तो होगा। ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, इसे हम बोलते हैं वॉल। मतलब भैया सिस्टम और सराउंडिंग तो जो सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं वॉल। ठीक है, सिस्टम देखो, ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, जो तुम्हें ये दिख रहा है साहब, ये तुम्हें जो दिख रहा है, ये तुम्हें जो दिख रहा है सर, हाँ, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वॉल। वॉल क्या करता है, वॉल क्या करता है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। तो ये सेपरेट आउट करता है कैसे भैया, ये सेपरेट आउट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है। सब बहुत ज़्यादा सिंपल बातें हैं, कोई बड़ी बातें अभी हमने नहीं बताई है। एक मैंने बोला ये सिस्टम है, सिस्टम जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सिस्टम की वजह से जो इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग तो अगर सेपरेट करता है वो होता है बॉडी वॉल, जो कि सेपरेट करता है सिस्टम को और सराउंडिंग को। एकदम आसान भाषा से सारी चीजें बता दी। अब इन सारे मतलब ये जो क्रियाशीलें हो रही हैं, इन्हें पूरे चीजों से बोल सकते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स। अब वो यूनिवर्स मत देख लेना कि प्लानट सन, ये वाला यूनिवर्स नहीं बता रहे हैं। तो यूनिवर्स में कौन कौन आते हैं, यूनिवर्स में कौन कौन आते हैं, इस यूनिवर्स में दो लोग आते हैं, एक सिस्टम आता है, एक सराउंडिंग आता है। तो यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम हो गया और प्लस सराउंडिंग हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, सिस्टम हो जाए सराउंडेड, मतलब ये छोटा सा यूनिवर्स जो होता है, इसके अंदर दो लोग आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारा सिस्टम, दूसरा आ जाता है सराउंडेड। एक आ जाता है भैया सिस्टम, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडेड। ठीक है, ठीक है सर। अब चलते हैं, देखो मैंने तीन चीजों की बात की, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग और एक अभी यूनिवर्स, ये तीन चीजें की बात कर दी। अब मैं बोल रहा हूं भैया सिस्टम कितने प्रकार से होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम भी कई प्रकार से होते हैं। सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है ओपन, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है बेसिकली ये जानो, ओपन सिस्टम में होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी यहां से तुम्हें क्या मालूम पड़ा सर, ओपन सिस्टम में मास भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। सबसे बड़ी बात यही है, यहां से मास भी और एनर्जी भी ये दोनों एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब उसी तरीके से एक क्लोज होता है, क्लोज सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मास जो होता है वो नहीं चेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज होती है। मतलब अगर मास भी एक्सचेंज हो और एनर्जी भी एक्सचेंज हो, तब हम बोलेंगे कैसा सिस्टम है, ओपन। वहीं पे जब हम बात कर दी जाए, जब हम बात कर दी जाए एनर्जी एक्सचेंज हो, मास एक्सचेंज ना हो, तब हम बोलेंगे कैसा सिस्टम है, क्लोज। और तीसरा सिस्टम आता है आइसोलेटेड। यहां पे क्या होता है बेसिकली, यहां पे होता है इनफैक्ट ना यहां पे मास एक्सचेंज होता है ना यहां पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। काफी सिंपल, मैंने अभी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। ठीक है, यहां पे ना ही मास एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी।
दोनों नहीं एक्सचेंज होते हैं। अभी तक मैंने बताया ओपन सिस्टम जो थी मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है, क्लोज में मास नहीं एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, और आइसोलेटेड में मास भी नहीं एक्सचेंज होता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। अब अगर बात कर दी है, ये तो मैंने सिस्टम की बात कर दी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के हिसाब से देखा जाए सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। देखो एक सिस्टम होता है तीन प्रकार का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के हिसाब से कैसा सिस्टम होता है, होमोजीनियस सिस्टम होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, on the basis of composition there are two types of system। ये दो प्रकार का होता है साहब, दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। अब सर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमो मतलब तुम पहले से ही सुनते आ रहे हो सर, जिस तरीके से तुम वहां पे मिक्सचर में सुनते आए तो होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सेम रेशियो में अगर मिल जाए तो होमोजीनियस हो जाता है, अगर डिफरेंट रेशियो में मिल जाए तो हेट्रोजीनियस हो जाता है। वहां पे तो मोल कॉन्सेप्ट में मिक्सचर वाले टॉपिक में पढ़ते आए थे। अब यहाँ पे जो सिस्टम की बात कर रहे हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक फेस में अगर वो यूनिफॉर्म थ्रू एक ही फेस में हो, गैस वाले फेस में हो तो गैसी फेस में हो, लिक्विड फेस में हो तो लिक्विड फेस में ही हो, सॉलिड फेस में हो सॉलिड फेस में ही हो, मतलब लाइफ टाइम, मतलब यूनिफॉर्म थ्रू आउट अगर वो एक ही फेस में है, दैट्स वाई ये होमोजीनियस सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट एक ही फेस में हो रहा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट ओनली सिर्फ एक फेज में ही होना चाहिए, तब हम बोलेंगे होमोजीनियस। वहीं पे अगर ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अगर मान लो जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, पानी बॉयल करते हो, हाँ सर पानी बॉयल करते हैं, जब उसमें ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता, मतलब गैस था, गैस जब उसे हमने बंद कर दिया, टी पैन को मैंने ऊपर से बंद कर दिया, तब उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट आ जाते हैं, मतलब जो गैस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया वो होमोजीनियस नहीं होता, वो हेट्रोजीनियस, मतलब वो अपना फेज चेंज कर देता है, मतलब थ्रू आउट ये अपना फेज एक में नहीं रहता। जब बॉयल करो तो वो गैस में बदल जाता है, जब उसे कंडेंसेशन कर दो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसे हम बोल सकते हैं ये भैया नॉन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, और यहां पे एक फेज में नहीं रहता, मोर देन टू फेज, मोर देन टू फेज, यहां पे मोर देन टू फेज। देख में देख ले, ये पूरा आ रहा है ना नीचे का, पूरा आ रहा ना, हाँ पूरा आ रहा है जहां तक मुझे लगा है, हाँ पूरा आ रहा है। तो भैया अभी तक मैंने बताया सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, ओपन सिस्टम मैंने बताया, क्लोज सिस्टम बताया, आइसोलेटेड सिस्टम बताया। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सिस्टम बताया। ठीक है, ये सिस्टम पूरा मैंने बता दिया है। ठीक है, ठीक है सर। अब उसके बाद भैया आता है नेक्स्ट वॉल। देखो वॉल, अभी तक हमने सिस्टम की बात की, अब मैं बात करूँ वॉल। सर वॉल क्या होता है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, बीच में क्या होता है, मान लो मैं तो बता ही रहा हूं ना, जैसे कि इसमें चाय है और ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग और चाय टी, टी तो कौन सेपरेट कर रहा है? सर ये वॉल सेपरेट कर रहा है, जो कि ये सराउंडिंग है और ये टी में, मतलब टी और सराउंडिंग में कौन सेपरेट कर रहा है? ये वॉल है। और वॉल कितने प्रकार से हो सकते हैं वो देखते हैं।
वॉल की बात कर देते हैं। सर वॉल भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब वॉल जो होता है एक रिजिड होता है, सर रिजिड होता है, हाँ रिजिड होता है। अब वो कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। पहले तो रिजिड वॉल होता है, मतलब साहब यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, रिजिड वॉल होता है, ठीक है, रिजिड वॉल होता है। दूसरा कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैं तुम्हें सारा चीज बताऊंगा। एक बैलून फुलाते हो, हाँ सर बैलून फुलाते हैं, उसमें जो होता है वो जो वॉल होता है उसमें भी जब तुम एयर फिल करते हो तो मतलब ये जो एयर फिल की है वो तो ये सिस्टम है उस, और जो हमारा इन्वायरमेंट है ये इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो है वो सिस्टम है। मतलब सिस्टम और इन्वायरमेंट तो जो चेंज कर रहा है, जो वॉल है वो फ्लेक्सिबल है, देखते हो, और रिजिड तो नहीं है ना। अरे बात कर दी जाए तो भैया यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये वॉल है ये तो रिजिड है ना, ये मैं इसे दबा दूं तो ये अपने पोजीशन नहीं चेंज करेगा ना, नहीं। लेकिन वहीं पे बैलून की बात कर दी जाए, वहां पे मैं थोड़ा सा कंप्रेस करूं तो उसका वॉल चेंज हो जाता है। वॉल चेंज हो जाने का मतलब वो उसका जो वॉल है रिजिड नहीं है। इसका वॉल तुम कितनो दबा दो, कंप्रेस करो भाई, दब जा, नहीं दब रहा, क्यों, क्योंकि ये रिजिड है। रिजिड का मतलब ये वॉल का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। लेकिन वहीं पे हम फ्लेक्सिबल की बात कर दी जाए तो वहां पे अगर मैं थोड़ा सा कंप्रेस करूं तो उसका क्या नाम है, पोजीशन चेंज हो जाएगा। मतलब भाई साहब यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं चेंज हो सकती है, ठीक है। चलो वाह, क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। रिजिड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तो तुम बोल सकते हो नॉन रिजिड। अरे वही मतलब ना, जो रिजिड ना हुआ। सारा चीज देखो, डिफिनेशन तुम नीट कर रहे हो यार, और तुम नीट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं तुम्हें सारा चीज डिफिनेशन में करवाऊं ना। मैं बताऊंगा सारा चीज, मैं बोलता हूं ना वही चीज सुनने का प्रयास करना सब कुछ, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज करवाऊंगा, लेकिन जो ये सारी चीजें अब तुम्हें समझने हैं ना, कि यार बोर्ड का तुम दे रहे हो पेपर की, तुम्हें सारा चीज लिखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद एक एडियाबैटिक आता है। एडियाबैटिक क्या होता है, जहां पे हीट जीरो हो, जहां पे हीट बाहर ना जा पाए, ना बाहर का कोई इन्वायरमेंट का जो क्या नाम है, इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट होता है वो अंदर ना आ पाए। जिस तरह आप देखो ये मेरा बॉटल है, जिस तरह ये मेरा बॉटल है भैया, यहाँ पे जब इसमें वाटर फिल कर देता हूँ, बॉयल वाटर इसमें फिल कर देता हूँ तो ये गर्म का गर्म ही रहता है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें क्या होता है ना, इसका जो बाहर का जो सराउंडिंग है ना इसमें आने देता है। क्यों, ये एडियाबैटिक होता है, ये फ्री होता है, ठीक है, ये फ्री होता है। क्योंकि भैया इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो बाहर का इन्वायरमेंट है इस पे इफेक्ट नहीं कर डाल पाता, क्योंकि इसमें कई सारी लेयर होती है जिसकी वजह से जो वाटर हो, मान लो गैस कुछ भी हो, चाय भी लोड डालते हैं तो इट डजेंट मीन, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसका इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि 4-5 लेयर होती हैं जिसकी वजह से उस पर इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो एक एडियाबैटिक होती है जहां पे जो हीट होता है वो जीरो होता है, हीट एक्सचेंज जो होता है वो जीरो होता है, एडियाबैटिक होता है। एडियाबैटिक में मैंने क्या बताया, जहां पे एडियाबैटिक वॉल में क्या होता है, जहां पे हीट जो होता है, हीट एक्सचेंज जो होता है वो जीरो होता है। और फिर उसके बाद हमारा आता है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमारा जो होता है हीट एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है बेसिकली, एडियाबैटिक में नो एक्सचेंज हीट, नो एक्सचेंज हीट, एडियाबैटिक में कोई भी हीट नहीं एक्सचेंज होती है। हालांकि मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, जो ये बॉटल होता नहीं है, ये बॉटल में कभी भी हीट नहीं एक्सचेंज होती है। और वहीं पे डायाथर्मिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक्सचेंज होती है क्या, हीट, हीट एक्सचेंज होती है इसमें, ठीक है। और वहीं पे रिजिड वॉल की बात कर दी जाए तो ये ऐसा वॉल है जहां पे कभी भी मतलब वो उसका पोजीशन नहीं चेंज हो सकता। और नॉन रिजिड मतलब यहाँ पे एग्जांपल बैलून का आ गया है। हमने क्या बात की अभी तक, सिस्टम की बात की, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन की बात की,
फिर उसके बाद हमने वॉल की बात की। अब उसके बाद हमारा तीसरा क्या आता है, अब बताओ। ठीक है, ये सारी बात मैंने कर ली। जैसे कि लॉ लिख दो थोड़ा सा, ये नॉन मूवेबल होता है, ये कभी भी अपनी पोजीशन तो नहीं चेंज कर सकता, ये मूवेबल होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल बैलून हो गया, इसका एग्जांपल क्या नाम है, क्या बोल सकते हो, पानी बॉटल, मतलब बॉटल जो भी हो, क्या बोलते हैं उस बॉटल को, जो भी बोलते हो भाई, बॉटल मतलब जैसे भी, तुम्हें मैंने एग्जांपल एकदम रियलिटी बता दी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो रिजिड वॉल, नॉन रिजिड वॉल, एडियाबैटिक, डायाथर्मिक वॉल, ये सारी बात मैंने बता दी। सिस्टम क्या होता है ये बता दिया, सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ये बता दिया। अब मैं तीसरा चौथा पांचवा बात करने जा रहा हूं, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एक मिनट ना, थोड़ा मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है। अब बाकी तो ये समझ लेना डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स का, भाई वो डील करता हीट और एक्सचेंज ऑफ हीट, फिजिबिलिटी, स्पॉन्टिटी, ये सारी चीज हमारा थर्मोडायनेमिक्स डील करता है। अब उसके बाद हम क्या बताने वाले थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, इसमें दो प्रॉपर्टीज आती है, जरा देख लेना। एक होते हैं इंटेंसिव, दूसरा होता है एक्सटेंसिव। एक होता है इंटेंसिव, दूसरा होता है एक्सटेंसिव। ये जो होता है भाई साहब, ये जो होता है ये मास पे डिपेंड, या तुम बोल सकते हो मैटर पे डिपेंड नहीं करता। ये मैटर पे, मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैटर पे नहीं डिपेंड करता। लेकिन वहीं पे एक्सटेंसिव की बात कर दी जाए तो ये मैटर पे डिपेंड करता, मैटर मतलब मास पे डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे मास पे या तुम बोल सकते हो मैटर पे नहीं डिपेंड करता। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो प्रॉपर्टी मास पे नहीं डिपेंड करती हो, या तुम बोल सकते हो जो प्रॉपर्टी मैटर पे नहीं डिपेंड करती हो, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वहीं पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रॉपर्टी मास पे या तुम बोल सकते हो मैटर पे डिपेंड करती हो, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत सिंपल भाषाओं में और शुद्ध भाषाओं में बता रहा हूं, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो प्रॉपर्टी मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन मैटर, या तुम बोल सकते हो मास, मैटर या मास पे डिपेंड करता हो, उसे हम बोल सकते हैं इंटेंसिव। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं, नॉन एडिटिव, नॉन एडिटिव इन नेचर। ठीक है, वहीं पे एक्सटेंसिव की बात कर दी जाए तो ये जो होता है ये मास पे डिपेंड करता है, सॉरी ये मास इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। एक मिनट जाओ, ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, या तुम बोलो मास, मास पे ये इंडिपेंडेंट होती है, और ये नॉन एडिटिव इन नेचर होता है, नॉन एडिटिव इन नेचर होता है। वहीं पे यहां पे बात कर दी जाए तो ये सिंपली मैं लिख दे रहा हूं, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना चाहिए। मास डिपेंडेंट होता है, मास या मैटर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, मास या मैटर डिपेंडेंट होता है और ये एडिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात मैंने बता दिया है, ठीक है।
नॉन एडिटिव इन नेचर होता है कौन, ये इंटेंसिव होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास पे नहीं डिपेंड करता है। वहीं एक्सटेंसिव की बात कर दी जाए, ये मास पे डिपेंड करता है। ये हम जिस तरीके से अभी सब्जी वाले तुम देते हो, सब्जी वाले देते हो, हाँ सब देते हैं, वहां पे जिस तरीके से जो मान लो जो भी वेजिटेबल लेते हो, जिस तरीके से मास बढ़ती है, जिस तरीके से मास बढ़ती है, उस तरीके से पैसा बढ़ता है भाई। अभी तुम 1 किलो लोगे तो मास 1 किलो रहेगा, उस हिसाब से 1 किलो का पैसा लिया जाएगा। अब वही मास जब बढ़ा वहां पे ऐड होना शुरू हुआ, पैसे ऐड होने शुरू हुए। मतलब अगर ये मास पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब ऐड होंगे ना, ऐड हो जाना। अगर मान लो 1 किलो तुम आलू ले रहे हो तो उसका मान लो लेट डी सपोज 20 रुपीज हुआ। जिस तरीके से मास बढ़ेगा, मान लो 2 किलो तुम ले रहे हो तो 2 किलो का जो भी हो परचेज प्राइस 40 रुपीज हो जाएगा कि नहीं। मतलब मास बढ़ेगा तो ये मास बढ़ेगा तो हम उसे ऐड कर सकते हैं ना, एडिटिव इन नेचर होता है ना। लेकिन वहीं पे जब ये मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो कैसा ऐड करोगे। मान लो किसी का टेम्परेचर 20, मान लो तुम्हारा दोस्त हो और तुम हो, वो मान लो एकदम ठंडियों में क्या नाम है हाथ बढ़िया गर्म करके आ रहा हो भाई, एकदम हीट में एकदम बढ़िया जेब में डाल के आ रहा हो, भाई साहब हाथ मिलाओ, और तुम्हारा मान लो ठंडा है, तो क्या तुम ऐड हो जाएगा तुम्हारा हीट, उसका हीट नहीं चेंज, वो हीट नहीं तुम्हारा तुम दोनों का बराबर हो सकता है, वो ऐड नहीं हो सकता। मान लो लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा हीट हो, तुम्हारा फ्रंट मान लो ठंडी है, मान लो कहीं ठंड से आ रहा हो, मान लो तो 20 डिग्री हो। अब तुम दोनों जब सेट हैंड करोगे तो क्या तुम्हारा हीट जो है ऐड हो जाएगा, तुम्हारा और उसका हीट ऐड हो जाएगा, नहीं वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब भैया ये नॉन एडिटिव इन नेचर होता है। इंटेंसिव जो होता है ये प्रॉपर्टी मास पे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है सर। अब उसके बाद आते हैं, ठीक है, ये इतनी बात कर दी इंटेंसिव एक्सटेंसिव। अब उसके बाद हम आते हैं भैया किस चीजों पे, हाँ, जब हम कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो हम जब डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक्सटेंसिव, जैसे कि मान लो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी होता है भैया, डेंसिटी, जब डेंसिटी तो हम कर रहे थे मास बाई वॉल्यूम, जो मास है ये भी एक्सटेंसिव होता है, वॉल्यूम जो होता है ये भी एक्सटेंसिव होता है, तो डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या आ जाता है, इंटेंसिव। मतलब भैया जब दो दो एक्सटेंसिव तो आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव, ये बदल जाता है इंटेंसिव में बदल जाता है। दो एक्सटेंसिव मान लो मास हो जाए, वॉल्यूम हो जाए, और जो डेंसिटी आएगा वो इंटेंसिव हो जाए। मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो तुम डिवाइड करोगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे मान लो स्पेसिफिक हीट ले लो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा उसमें इंट्रेंसिव में चेंज हो जाएगा। दो बात सुनो, अगर दो एक्सट्रेंसिव तो डिवाइड करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट्रेंसिव फैक्टर में, दो एक्सट्रेंसिव फैक्टर तो डिवाइड करोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट्रेंसिव फैक्टर में, दो एक्सट्रेंसिव फैक्टर तो डिवाइड करोगे तो वो बदल जाएगा इंट्रेंसिव फैक्टर। अब वो चाहे मास हो, मान लो यहाँ पे एग्जांपल बढ़िया है, मान लो मास है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होता है, मास भी एक्सटेंसिव होता है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो डेंसिटी आता है, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो जो डेंसिटी होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सुन रहे हो कि नहीं, मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन जो इन दोनों का डिवीजन होते डेंसिटी मिलता है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। सीधा सा फंडा। हाँ सर, ये बढ़िया से समझ में आ गया पूरा बेसिक चीजें। अभी तो रुक जाओ, अभी बहुत कुछ है। चलो अब इधर का मिटा रहे हैं भाई, ठीक है, चलो
ठीक है, ये मिटा रहे हैं थोड़ी देर। अब सुनो, अब उसके बाद हमारे तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। तो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। अब इन्हीं वेरिएबल को हमें पूरी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे क्या है, ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। जैसे कि हमारे प्रेशर हो जाए, वॉल्यूम हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, ये सारे क्या है, बेसिकली ये सारे हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। अब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल जो होता है, ये इनके पास दो चीजें होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल जो होता है, ये बेसिकली दो चीजें होती हैं। ये क्या होता है, देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन चीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इन्हीं तीन चीजों की हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स पे बातें करेंगे। पूरी चर्चा जो चलेगी इन्हीं तीनों पे चलेगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे। अब ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो होता है भाई साहब, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो होता है, ये दो प्रकार में डिवाइड हुए हैं। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है हमारा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन। अरे सर कुछ याद आ रहा है, स्टेट, पाथ, नहीं नहीं याद आ रहा। हाँ मतलब अभी तो आपने पढ़ाया भी नहीं। अरे यार फिजिक्स पढ़े हो, हाँ सर फिजिक्स पढ़े। ट्राइनामेट्रिक पढ़े हो, हाँ पढ़े हैं। डिस्टेंस पढ़े हो, हाँ सर पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, 9th में पढ़े थे, 8th में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे सर। फिजिक्स की बात ना करिए, बहुत दर्द होता है। चलो छोड़ो, फिजिक्स की बात नहीं करते, हम समझ सकते हैं। देखो, स्टेट फंक्शन वो होता है, जैसे कि तुम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो इनिशियल और फाइनल में। इनिशियल, फाइनल, आदमी क्या देता है। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे ही लाइफ में क्या चला, ये नहीं देते लोग। लोड में तुम सेलेक्ट हो जाए तो ये तुम्हारा फाइनल चीजें हुआ। हाँ तुम गए थे तैयारी करने, तुम सेलेक्ट हो जाए तो ये इनिशियल और फाइनल हुआ। और तुम जो बीच वाला, मतलब जो तुम डे बाय डे मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या हो जाए, डिस्टेंस। मतलब ये जो होता है पाथ फंक्शन जो होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। एक तरीके से वो पाथ पे, पूरे पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पे स्टेट फंक्शन की बात कर दी जाए, ये इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। मतलब इनिशियल और फाइनल पे, मतलब तुम स्टार्टिंग कहाँ शुरू किए थे और लास्ट में कहाँ आते, रिजल्ट क्या दे रहे हो, इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम अच्छा रिजल्ट दे रहे हो तो सब वाह वाह करेंगे कि हाँ गया था, तुमने सेलेक्ट हो जाए। और वहीं पे तुमने बुरा, हाँ मैं जानता था कहाँ हिस्सा निकलने वाला, कहाँ पढ़ता था। मतलब ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। वो होता है स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन जो होता है, ये तुम्हारा डे बाय डे जो मेहनत करते हो, जो तुम लोग स्ट्रगल करते हो, जो तुम लोग दिन भर मेहनत करते हो, तो ये तुम्हारा पाथ फंक्शन हो जाए। अरे क्या बात कर दी सर, एकदम बढ़िया से। तो मतलब ये डिपेंड करता है भैया इनिशियल और फाइनल पे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन की बात कर दी जाए, ये पूरा टोटली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। टोटली पाथ डिपेंडेंट, पूरे पाथ पे डिपेंड करता है। और हमेशा जिस तरीके से महाभारत में तुमने नहीं देखा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गाइडेंस किया था शुरू से लेके अंत तक, उसी तरीके से पाथ फंक्शन होता है। पूरे शुरू से लेके अंत तक वो गाइड करता है, मतलब पूरे पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो पाथ फंक्शन जो होता है, इसमें दो लोग आते हैं। हम जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है वो होता है हीट, दूसरा होता है वर्क। हीट होता है और वर्क होता है। ठीक है, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। बाकी एंट्रोपी, इंथैल्पी और वगैरह, हीट नहीं, हीट तो ये पाथ फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी और इंथैल्पी, जितने भी इन दोनों छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी तुम्हें शब्द मिलेंगे सारे सारे स्टेट फंक्शन होंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे हीट। जो ये सारे बेसिक बातें हो रही हैं और धीमे धीमे भाई साहब चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो भैया आराम से पढ़ना। देखो धीमे धीमे
टफनेस बढ़ रही हैं, ठीक है। अब हम हीट की बातें करने जा रहे हैं। अभी तक बेसिक बातें मैंने सारे कर ली है, अब उसके बाद हम हीट की बातें करने शुरू जा रहे हैं। अब हीट की बातें शुरू हो रही हैं भाई, तैयार हो ना। हीट, हाँ सर हम तो तैयार थे पहले से ही। चलो अब हीट की बातें कर रहे हैं। हीट तो हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हीट जो होता है वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Q से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हीट। हीट तो बेसिकली हमें Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भैया, ठीक है सर। अब देखो हीट किस तरीके से डिफाइन करोगे। हीट क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। हीट क्या है, बेसिकली एक टाइप का एनर्जी है। अरे तुम ठंडियों में बढ़िया से हाथ सेकते हो, हाथ सर सेकते हैं, वो क्या मिलता है हमें, एनर्जी मिलता है। एक टाइप का एनर्जी होता है हीट एनर्जी, हाँ होता है। मतलब हीट क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। मतलब हीट एक टाइप का एनर्जी होता है जो कि हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। बेसिकली ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का टाइप होता है, लेकिन ये किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये हमेशा हायर से लेके लोअर की तरफ फ्लो हो रहा है। इट फ्लो हायर टू लोअर एनर्जी। ये होता है हमारा हीट का डेफिनेशन। हीट तो तुम किस तरीके से डिफाइन करते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हीट इज डिफाइंड एज, लिख दो, हीट इज डिफाइंड एज क्या ही है, डिफाइंड एज एनर्जी फ्लो टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर या तुम बोल सकते हो एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो भैया ये सारे छोटे छोटे डेफिनेशन है, बड़ी बात नहीं होता है इसमें। बड़ी बात ये नहीं होता है, तुम डेफिनेशन में कितनों भी तैयार कर लो, डेफिनेशन तुमसे नीट नहीं पूछेगा। जो पूछेगा वो सारे फार्मूले पूछेंगे, सारे यूनिट पर पूछेंगे, तो वो सारी चीज ज्यादा ध्यान देना है अपने लोग को, ठीक है। अब बताएं हीट दो प्रकार का होता है सर। हीट होता है एक, पहले हीट में दो चीज मैं बता दूं फिर वोट करो, ठीक है। हीट में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होती है जो अभी पहले बता लेने तो, हीट जो होता है बेसिकली वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा लेटेंट हीट, और एक होता है सेंसिबल हीट, ठीक है। एक होता है हमारा लेटेंट हीट और दूसरा होता है हमारा सेंसिबल हीट। एक होता है हमारा लेटेंट हीट, दूसरा होता है हमारा सेंसिबल हीट, ठीक है। एक होता है हमारा लेटेंट हीट, जिससे लेटेंट हीट मतलब Q L से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंसिबल हीट Q S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेटेंट हीट क्या होता है ये जरा हम 2 मिनट देख लेते हैं बहुत अच्छे से, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखो लेटेंट हीट जो फार्मूला होता है लेटेंट हीट का बेसिकली होता है m इंटू यल, ठीक है। m इंटू यल, ठीक है, m इंटू यल। लेकिन यहाँ पे यल जो होता है बेसिकली, अभी रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं जो बताना चाहता हूँ पहले वो बता दूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, कहाँ बताऊँ, यहाँ पे देखो सॉलिड, नहीं यहाँ नहीं बताऊँ, उतना ज़्यादा नहीं है। कहाँ बताते हैं, इसी साइड में बताते हैं, 1 मिनट जाओ। हाँ यहाँ बता देते हैं ना, वो ज़्यादा सही है। देखो मैं ये बताने वाला था, देखो ये हो जाए मान लो सॉलिड, ठीक है, ये हो जाए लिक्विड, ठीक है, ये हो जाए गैस। यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं उसे हम बोलते हैं, 1 मिनट जाओ, इसे हम बोलते हैं भैया फ्यूजन, ठीक है।
फ्यूजन हम बोलते हैं। जब हम सॉलिड से, एक मिनट जो यार अच्छे से नहीं बना, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोग समझ लो भाई, यहाँ पे समझ लो, नहीं तो इंसान तो नहीं समझ आता, फिर रोने लगता है सर मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा है। देखो ये हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। और फिर जब हम लिक्विड से गैस की तरफ चलते हैं इसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, इसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। वहीं पे इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हाँ सर ये इसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैं इतनी बात बताने का मतलब क्या हुआ, अभी सारी चीज बताऊंगा। देखो सेंसिबल हीट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हीट जो होता है, हीट चेंज होता है, हीट चेंज होता है विथ द टेम्परेचर, विथ द टेम्परेचर, विथ द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है हीट के साथ, इसमें जब हीट दो तो इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जब अपना स्टेट रुक जाओ, हाँ चेंज विथ स्टेट, स्टेट बोलना बहुत सही होगा। हीट चेंज विथ, हीट चेंज करेगा, मतलब हीट कब चेंज करेगा, जब तुम हीट दोगे, हीट रिक्वायर्ड विथ चेंज स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड विथ चेंज स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट जब दोगे तब वो अपना स्टेट चेंज कर ले, लेकिन तब एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तब हम उसे बोलेंगे सेंसिबल हीट, जब हम उसे बोलेंगे सेंसिबल हीट। लेकिन लेटेंट हीट क्या होता है, डेफिनेशन ये होता है हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी हीट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हीट जब दोगे तब ये, जब तब क्या नाम है, जो यार एक मिनट, यहाँ पे विथ मैं क्यों लेता हूँ, यहाँ पे विदाउट रहेगा सॉरी, विदाउट, यहां पे अपना स्टेट नहीं चेंज करता है। ठीक है, और यहां पे अपना स्टेट चेंज करता है, हीट रिक्वायर्ड विथ चेंज द स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया जाए, सुनो अब मेरी बात सुन लो, भैया मेरी बात सुनो। जब तुम हीट दोगे तो ये अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा। जो सेंसिबल हीट होता है सबसे बड़ी बात यहीं पे है, जब हीट दोगे तब ये अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा। लेकिन लेटेंट हीट जो होता है, जब हीट दोगे तब ये अपना स्टेट चेंज करेगा। मेरी बात सुनो, जब तुम लेटेंट हीट होता है तो ये अपना फेज, अपना स्टेज चेंज करेगा। अगर वो लिक्विड में है तो ये गैस में चला जाएगा, लेकिन यहीं पे लिक्विड है, लिक्विड में ही रहेगा, तब हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। मतलब ये अपना स्टेट नहीं चेंज कर रहा है। मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे क्या फेज चेंज हुआ, नहीं। लेकिन यहाँ पे मान लो आइस है, मान लो वाटर है, हाँ सर वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये वाटर था लिक्विड, और यहाँ पे आइस, मतलब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये अपना फेज कन्वर्ट कर लिया। और जब हमारा स्टेट चेंज हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, और जब हमारा स्टेट नहीं चेंज होता है तब हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। ठीक है, हाँ सर ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। जब हमारा स्टेट चेंज हो जाता है तब हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और जब हमारा स्टेट नहीं चेंज होता है तब हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। ठीक है, हाँ ये बात तो सही है। अब हम लेटेंट हीट की बात करते हैं।
लेटेंट हीट में बात करने जा रहे हैं वो जरा देख लो। इसमें पहला चीज क्या होता है लेटेंट हीट का, पहला चीज क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहला चीज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या बोलता है जरा ये देखो। लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट हीट जो होता है इसे हम बोलते हैं क्यू यल। क्यू होता है ना, क्यू यल लेटेंट हीट। इसका फार्मूला होता है यम इंटू यल फ्यूजन। और फ्यूजन की बात जरा देखो यहाँ पे, फ्यूजन फ्यूजन मतलब यहाँ पे जब हमारा सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तब हम उसे बोलेंगे जितना हीट रिक्वायर्ड होगा सॉलिड के लिक्विड में चेंज होने के लिए, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं इसीलिए ये लिखवाया हूँ, उतना हीट रिक्वायर्ड है जितना सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे तो हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एकदम यही ध्यान देना है भैया, यहाँ पे ये ध्यान देना है अगर ये यल फ्यूजन ग्राम जूल पर ग्राम में हो, अगर इसकी यूनिट बहुत ध्यान देनी है, अगर इसकी यूनिट जूल पर ग्राम हो, मैं बोल रहा हूँ इसकी यूनिट जूल पर ग्राम हो, तो मास को भी हमें ग्राम में लेना पड़ेगा। मैं बोला क्या भैया, अगर लेटेंट हीट जो कि होता है ml फ्यूजन, ठीक है, अगर तुम्हें इसकी यूनिट जूल पर ग्राम में दी होगी देन आपको मास भी ग्राम में लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे जूल पर केजी में दी हो, जूल पर केजी में, देन आपको भी मास केजी में लेना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यूनिट तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, मान लो तुम्हें जो यूनिट हो मोल में दो, मोल में दिया हो जूल पर मोल, तो देन आपका ये मोल में हो रहेगा। ठीक है, मोल में रहेगा, मतलब लेटेंट हीट क्या होता है ml फ्यूजन, जो कि अगर इसकी यूनिट जूल पर ग्राम में दिया हो तो हमें मास ग्राम में लेना है, अगर वहीं पे जूल पर केजी में दिया हो तो मास केजी में लेना है, वहीं पे जूल पर मोल में दिया हो तो हमें यहाँ पे मोल में लेना है। ठीक है, ये तीन बातें हो रही। अब फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, वेपराइजेशन मतलब यहाँ पे लिक्विड से गैस में चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ये बात है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं QB, और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह तुमने खेल खेला है, यहाँ पे ml फ्यूजन और यहाँ पे ml वेपराइजेशन, बस यही है, सिंपल सी बात यार। यहाँ पे QB, ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से तुमने यहाँ पे ml फ्यूजन, उसी तरीके से ml वेपराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर इसकी यूनिट जूल पर ग्राम में दी है तो यहाँ पे जो मास होगा वो भी ग्राम में लेना पड़ेगा। वहीं अगर इसकी यूनिट जूल पर केजी में दी हो तो हमें यहाँ पे मास भी केजी में लेना होगा। वहीं पे अगर इसकी यूनिट मोल में दी हो तो इसे हमें मोल में लेना होगा, जूल पर मोल, तो यहाँ पे मोल में लेना पड़ेगा। मतलब तीन फार्मूले ये हो जाए, तीन फार्मूले ये हो जाए। रटना एक भी नहीं है, ml यूनिट का एकदम ध्यान से देना है। अगर जूल पर ग्राम में यूनिट दिया हो तो मास ग्राम में लेना है, जूल पर केजी में यूनिट दिया हो तो मास केजी में लेना है, अगर जूल पर मोल में दिया हो तो हमें मोल्स में लेना है। उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ये भी m इंटू यल वेपराइजेशन। अगर इसे जूल पर ग्राम में दिया हो तो ये भी मास ग्राम में लेना है, जूल पर केजी में दिया हो तो हमें मास केजी में लेना है, वहीं पे जूल पर मोल में दिया हो तो हमें यहाँ पे मोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे लेटेंट हीट की बात कर दी। अब हमारा आता है सेंसिबल हीट। चलो, ये हो रही हमने लेटेंट हीट फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब उसके बाद हम आते हैं सेंसिबल हीट।
ठीक है। सेंसिबल हीट की बातें कर लेते हैं। सेंसिबल हीट की बातें कर लेते हैं, ठीक है। सेंसिबल हीट की बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। सेंसिबल हीट जो होता है बेसिकली इसकी यूनिट होती है जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम होता है केल्विन, ठीक है। जूल पर ग्राम केल्विन होता है, ठीक है। जूल पर ग्राम केल्विन होता है, जूल पर ग्राम केल्विन होती है इसकी यूनिट। अब तुम सेंसिबल हीट मतलब सेंसिबल हीट जो होता है उसे हम क्यू यस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सेंसिबल होता है वो क्यू यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यू यस, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूला होता है सी डेल्टा टी होता है, सी डेल्टा टी होता है, ठीक है। सी डेल्टा टी होता है, ठीक है। क्योंकि भैया सेंसिबल हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, और जब टेम्परेचर हटता है प्रोपोर्शनलिटी तो एक कोएफिशिएंट आ जाता है सी, ठीक है। सी जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। सी जो होता है यहाँ पे हमारा हीट कैपेसिटी होता है। यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान क्या देना है वो बड़ी बात है, ठीक है। ये तो फार्मूले हम तो सर रट लेंगे, क्यों रटो रे भाई, क्यों तुम्हें इतना फार्मूले रटने की मतलब कमी है। हर जहाँ तो रटते रहते हो, बायो में रटते रहते हो, केमिस्ट्री में, इसमें भी क्यों रटो रे। अरे यार देखो तो सिंपल सा फार्मूला होता है क्यू यस इक्वल टू सी डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये सी जो होता है इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट जूल होती है, हाँ तो ही जानता है, अरे भाई हीट की एनर्जी, हीट की यूनिट जूल होती है, इसकी होती है जूल पर केल्विन, ठीक है। और डेल्टा टी का होता ही है, जाहिर सी बात है केल्विन होता है, इसमें कोई शक और गुंजाइश वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब उसके बाद हम आते हैं सेंसिबल हीट में सबसे पहली बात आती है एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और जब कभी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाए तब आपको क्या कर देना है, तब आपको मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, क्यू यस इक्वल टू यम सी डेल्टा टी, ठीक है। सी जो होता है ये कर्सिव भाषा में लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। यम सी डेल्टा टी होता है, लेकिन तुम लोग तो पहचानने के लिए सीधे लिख दे रहा हूँ यम सी डेल्टा टी, ठीक है। यम सी डेल्टा टी होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो होता है ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होता है, मतलब मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। एम सी डेल्टा टी होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब वहीं पे तीसरा फार्मूला आता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर, मोलर मतलब मोल की बात कर रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे जब मोल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्यू एस क्या हो जाता है एन सी, यहाँ पे होता है एन सी डेल्टा टी। एन क्या होता है मोल, अगर आपका डेल्टा टी जो होता है ये केल्विन में दिया हो, ठीक है। यहाँ पे जूल पर केल्विन होता है ये यूनिट, और यहाँ पे जो एन होता है नंबर ऑफ मोल जो कि यूनिट मोल होता है। यम यहाँ पे तुम्हें फिर ध्यान देना होगा जो हम बता रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू एस इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे ध्यान देना है डेल्टा टी की यूनिट केल्विन में हो, केल्विन में है, ठीक है। लेकिन जो ये सी है, अगर ये जूल पर ग्राम दिए, ग्राम दे केल्विन मतलब जूल ग्राम इनवर्स जूल पर ग्राम में दे, तब आपको मास यहाँ पे ग्राम में रखना है, मतलब यूनिट पे तुम्हें ध्यान देना है, यूनिट पे तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है।
यूनिट में तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है, यूनिट में तुम्हें ध्यान देना है। अगर वहीं पे मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे देख सुन, इसमें 3 केस बन सकते हैं। यहाँ पे QS इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे अगर सी, यहाँ पे पहला केस क्या बनेगा ये देख, यहाँ पे पहला केस क्या बनेगा, अगर सी की यूनिट जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स में दिया हो, तब हमें मास यहाँ पे ग्राम में लेना है, मास हमें ग्राम में लेना है, ठीक है, मास हमें ग्राम में लेना है, ठीक है, मास हमें ग्राम में लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा जूल केल्विन इनवर्स और ग्राम इनवर्स, ठीक है। देन हमें मास इंक्लूड करना है ग्राम में, ठीक है। और फिर यहाँ पे एम सी डेल्टा टी जो है, अगर यहाँ पे जूल केल्विन इनवर्स तेजी इनवर्स, मतलब यहाँ पे मास जो है वो तेजी में लिया जाए, तो यहाँ पे मास तेजी में इंक्लूड करना है। मतलब मैं सीधे कहने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये इस पे ये जो सी है, ये सी है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना। सी अगर ग्राम इनवर्स है, देन ये वाला मास जो है ये ग्राम में लेना है। मैं बोल क्या रहा हूँ, जो ये सी है, अगर जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स में है, तब आपको ये मास जो है ये ग्राम में लेना है। वहीं पे अगर ये इसकी यूनिट जूल केल्विन इनवर्स केजी इनवर्स है, तब इसका मास जो है यहाँ पे केजी लेना है। यहाँ पे मास जो होगा ग्राम में लेना है, यहाँ पे मास केजी में लेना है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है सर। तो भैया हमने आज हीट की बात कर ली, आज हमने एक बार सारा सब कुछ रिकैप करवा देता हूँ। हमने सिस्टम की बात की, यूनिवर्स की बात की, सराउंडिंग की बात की, वॉल की बात की, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात की, फिर उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात की, और फिर हमने क्या बात की, थर्मोडायनेमिक्स, फिर प्रॉपर्टीज की बात कर दी सिस्टम की, फिर उसके बाद हमने हीट की बात कर दी, उसमें लेटेंट हीट की बात कर दी, उसमें फिर हमने किसकी बात की, सेंसिबल हीट की बात कर दी। तो भैया जिस तरह चैप्टर आगे बढ़ते जा रहा है, उस तरह कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है। तो मतलब डेली का डेली रिविजन करो और बढ़िया से अपने माइंड में हर चीज़ रखो, ठीक है, दबाते, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहो और पढ़ाई करते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। लास्ट में मैं PYQ का जरूर लगाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।